नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है परीक्षा वर्ल्ड के इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, जीके जीएस और करंट अफेयर्स का जो हम प्रैक्टिस सेट चला रहे हैं लेखपाल परीक्षा के लिए, उसका जो पार्ट 4 है उसको आज हम यहाँ पे कंप्लीट करने वाले हैं। दोस्तों, आपका यह जो जीके जीएस और करंट अफेयर्स का प्रैक्टिस सेट है आपकी लेखपाल भर्ती परीक्षा के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो इस प्रैक्टिस सेट को आपको बिल्कुल ध्यान से डेली बेसिस पर फॉलो करते रहना है। तो यह हमारा सेट नंबर 4 है। आइए चलिए आज के सेट में देख लेते हैं कि हमने कौन कौन से बेहतरीन प्रश्नों को सम्मिलित किया हुआ है। दोस्तों, स्टार्टिंग के आपके जो 5 प्रश्न होंगे वे करंट अफेयर्स के प्रश्न होंगे। तो पहला प्रश्न क्या कह रहा है देख लीजिए। दिसंबर 2021 में यूनेस्को ने मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत के लिस्ट में भारत के किस त्योहार या उत्सव को शामिल किया है? फटाक से इसका जवाब दीजिए आप। बहुत ही ज़्यादा यह करंट अफेयर्स का मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? कोलकाता का दुर्गा पूजा, यानी कि कोलकाता की जो दुर्गा पूजा है उसको दिसंबर 2021 में यूनेस्को ने मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत के लिस्ट में और जो है जगह दी है। तो ऑप्शन आपका ए यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा, कोलकाता का दुर्गा पूजा। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही है। हाल ही में हेलीकॉप्टर दुर्घटना में जनरल बिपिन रावत की मृत्यु हो गई है। तो आपको बताना है कि वर्तमान में वे किस पद पर तैनात थे। आपको इसका जवाब देना है। तो जनरल विपिन रावत किस पद पर तैनात थे? तो ये हमारे चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ थे, यानी कि ऑप्शन आपका ए यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। ये हमारे चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, यानी कि हमारे तीनों सेनाओं की ये क्या थे? प्रमुख थे। तो आप इसे याद कर लीजिएगा तथा आप ध्यान से याद कर लीजिएगा इनकी जो मृत्यु है और कब हुई थी? तो हेलीकॉप्टर दुर्घटना में 8 दिसंबर 2021 को हुई थी तमिलनाडु के कुन्नूर जिले में। तो इसे भी आप याद रखिएगा। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न आपके सामने है। हाल ही में विश्व असमानता रिपोर्ट 2022 को प्रकाशित किया गया था। तो इस 2022 की रिपोर्ट के अनुसार दुनिया का सबसे असमान क्षेत्र कौन सा, यानी कि किस एरिया में, किस क्षेत्र में सबसे ज़्यादा असमानता देखने को मिलती है? आपको बताना है। काफ़ी ज़्यादा यह महत्वपूर्ण प्रश्न आपका है। तो विश्व में सबसे ज़्यादा जो असमानता है वह कहाँ पे देखने को मिलती है? तो मध्य पूर्व तथा उत्तरी अफ्रीका जो एरिया है, यानी कि मध्य पूर्व और उत्तरी अफ्रीका का जो क्षेत्र है, जो रीजन है, वहाँ पे आपको सबसे ज़्यादा इनइक्वलिटी यानी कि असमानता देखने को मिलती है। तो ऑप्शन आपका ए यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। तथा यह जो रिपोर्ट है विश्व असमानता रिपोर्ट, इसको प्रकाशित किसने किया, जारी किसने किया? तो वर्ल्ड इनइक्वलिटी लैब के द्वारा इसको जारी किया गया था। तथा सबसे कम जो असमानता, यानी कि असमानता सबसे कम कहाँ पे देखने को मिली? तो यूरोप में, यानी कि यूरोप में जो है सबसे कम असमानता है, वहीं सबसे ज़्यादा जो असमानता है, इनइक्वलिटी है, वो आपको मिलेगी मध्य पूर्व और उत्तरी अफ्रीका के रीजन में, के क्षेत्र में। तो इसे आप याद रखिएगा। काफ़ी ज़्यादा यह महत्वपूर्ण प्रश्न। तथा यूरोप में जो है समानता बहुत ही ज़्यादा है। तो इसे आप ध्यान से याद कर लीजिए, यानी कि समानता, यानी कि इक्वलिटी की बात की जाए, समानता की बात की जाए, यानी कि भेदभाव जहाँ पे सबसे कम है तो यूरोप में सबसे कम है। वहीं असमानता सबसे ज़्यादा आपको देखने को मिले कहाँ पर? तो मध्य पूर्व और उत्तरी अफ्रीका के रीजन में। आप इसे याद कर लीजिएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है। हाल ही में विश्व का सबसे नया गणराज्य बनने वाला देश कौन सा है? आपसे पूछा जा रहा है, यानी कि विश्व का सबसे लेटेस्ट का गणराज्य कौन सा देश बना है? तो आप इसे याद कर लीजिएगा। लगभग 400 साल के बाद, कितने सालों के बाद? तो लगभग 400 सालों के बाद आधिकारिक तौर पर ब्रिटेन से अलग होकर गणतंत्र देश बना है बारबाडोस। तो ऑप्शन आपका यहाँ पे सी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। बारबाडोस जो है यह ब्रिटेन से अलग होकर लगभग 400 सालों के बाद आधिकारिक तौर पर एक गणतंत्र देश बन गया है। तो आप इसे याद रखिएगा। इससे पहले इस बारबाडोस देश पर जो है महारानी एलिजाबेथ द्वितीय का शासन रहता था, लेकिन अब यह शासन पूरी तरह से समाप्त हो गया है। अब यह जो बारबाडोस देश है पूरी तरह से रिपब्लिक, पूरी तरह से गणतंत्र बन गया है। तथा इसके पहले राष्ट्रपति कौन बने हैं? इसके गणतंत्र देश के पहले राष्ट्रपति कौन बने, आपसे पूछे जा सकते हैं। तो इसका नाम है क्या? तो आप याद कर लीजिएगा, डेम सैंड्रा प्रूनेला। नाम बहुत ही इंपॉर्टेंट है, डेम सैंड्रा
डेम सेंड्रा प्रूनेला ये बारबाडोस के गणतंत्र बारबाडोस के पहले राष्ट्रपति बने हैं। तो इसके बारे में आप याद कर लीजिएगा, बहुत ही ज़्यादा यह आपका महत्वपूर्ण प्रश्न है, डेफिनेटली आपसे एग्जाम में यह पूछा जा सकता है, तो इससे आप याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। वहीं अगर हम इसके आज़ादी की बात करें तो आपका जो बारबाडोस देश है इसको आज़ादी तो 1966 में ही मिल गई थी, परंतु यह इसको गणतंत्र का दर्जा नहीं मिला था। इस पे जो है शासन ब्रिटेन का चलता था, लेकिन अब यह पूरी तरह से गणतंत्र देश हो गया है। अब इसका अपना खुद का क्या होगा, खुद का ध्वज होगा, खुद का राष्ट्रगान होगा, तो आप इसे याद कर लीजिएगा। वहीं बारबाडोस की राजधानी क्या है, तो बारबाडोस की राजधानी आपकी है ब्रिज टाउन। क्या है, तो ब्रिज टाउन जो है बारबाडोस की राजधानी है। तो यह आपका बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न, आप इसे याद कर लीजिएगा, बारबाडोस, ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न आपके सामने है, हाल ही में इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट के द्वारा ताज़ा रिपोर्ट के अनुसार दुनिया का सबसे महंगा शहर कौन सा बना है। लेटेस्ट करंट अफेयर्स का यह प्रश्न आपका है। तो दुनिया का सबसे महंगा शहर कौन बना है, तो यह बना है इजराइल का तेल अवीव, यानी कि ऑप्शन आपका ए बिल्कुल सही है। इजराइल का जो तेल अवीव है यह दुनिया का सबसे महंगा शहर बन गया है, किसके अनुसार, तो इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट की एक ताज़ा रिपोर्ट के अनुसार जो इजराइल का शहर है तेल अवीव, यह दुनिया का सबसे महंगा शहर बन गया है। तो ऑप्शन ए आप याद कर लीजिएगा। तो दोस्तों यहाँ पे स्टार्टिंग के 5 प्रश्न हमने करंट अफेयर्स के सॉल्व कर लिए हैं। अब यहाँ से आपको जीके और जीएस के प्रश्न मिलेंगे। निम्नलिखित में से किसका कानपुर षड्यंत्र केस में गिरफ्तारी नहीं की गई थी, आपसे पूछा गया है। तो कानपुर षड्यंत्र केस में किसकी गिरफ्तारी नहीं की गई थी, तो इसमें से जयप्रकाश नारायण की जो है गिरफ्तारी नहीं की गई थी, और बाकी जो तीनों व्यक्ति हैं आपके श्रीपद, अमित डांगे, नलिनी गुप्ता, शौकत उस्मानी, इनकी गिरफ्तारी की गई थी, परंतु जयप्रकाश नारायण की गिरफ्तारी नहीं की गई थी। तो ऑप्शन आपका बी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है, निम्नलिखित में से कौन सी अनुसूची, कौन सा शेड्यूल दल बदल कानून यानी कि एंटी डिफेक्शन लॉ से संबंधित है। इंपॉर्टेंट प्रश्न, तो आप ध्यान से याद कर लीजिएगा। हमारा जो 10th शेड्यूल है, हमारी जो 10वीं अनुसूची है, इसका संबंध आपको मिलेगा दल बदल कानून से, एंटी डिफेक्शन लॉ से। तो ऑप्शन आपका बी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। तथा यह जो एंटी डिफेक्शन लॉ है, आपका दल बदल कानून है, किस संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया था, तो 52 यानी कि हमारा जो 52वां संविधान संशोधन अधिनियम था 1985 का, इसी के तहत जो है 10वीं अनुसूची हमारे संविधान में जोड़ी गई थी, जो आपकी दल बदल कानून से संबंधित थी। तो ऑप्शन आपका बी यहाँ पे बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, 10वीं अनुसूची। अगला प्रश्न आपके सामने है, काजीरंगा नेशनल पार्क यानी कि काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है, आपसे पूछा गया है। तो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान आपको किस राज्य में मिलेगा, तो असम में मिलेगा आपको काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, यानी कि ऑप्शन आपका बी यहाँ पे बिल्कुल सही है। अब यह जो आपका काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान है क्यों फेमस है, तो यह एक सींग वाले गैंडे के लिए फेमस है। किसके लिए, तो एक सींग वाले गैंडों के लिए फेमस है आपका काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान। तथा एक लेटेस्ट का करंट अफेयर्स का मैं प्रश्न आपको बता देता हूं जो आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। काजीरंगा नेशनल पार्क भारत का पहला नेशनल पार्क बन गया था जो सैटेलाइट फोन से लैस हुआ था, यानी कि सैटेलाइट फोन से लैस होने वाला भारत का पहला नेशनल पार्क बना था आपका काजीरंगा नेशनल पार्क। तो ये सारे फैक्ट भी आपको याद रखने हैं। अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, किसी भी उच्च न्यायालय की पहली महिला न्यायाधीश कौन बनी थी, आपको बताना है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो किसी भी हाई कोर्ट यानी कि किसी भी उच्च न्यायालय की पहली महिला न्यायाधीश बनी थी लीला सेठ, यानी कि ऑप्शन आपका डी यहां पे बिल्कुल सही हो जाएगा, लीला सेठ। अगला प्रश्न बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है आपके एग्जाम के लिए, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी का निर्माण निम्न में से किस राज्य में किया गया, आपसे पूछा गया है। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी की यहां पे बात हो रही है, तो जल्दी से इस प्रश्न का आप जवाब दीजिए। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी की यहां पे बात हो रही है। तो स्टैच्यू ऑफ यूनिटी यह आपको मिलेगा गुजरात राज्य में। तो ऑप्शन आपका यह ए जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। यह सरदार पटेल की जो है सबसे ऊंची प्रतिमा है, तो आप इसे याद कर लीजिएगा। बहुत ही ज़्यादा यह महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो यहाँ पे पूरी डिटेल मैंने इसके बारे में लिखी हुई है, यहाँ पे आप देख रहे हैं।
स्टैचू ऑफ यूनिटी, यहाँ पे आपको मिलेगा सरदार सरोवर बांध के निकट गरुड़ेश्वर बांध, नर्मदा जिला, गुजरात, भारत में आपको मिलेगा यह स्टैचू ऑफ यूनिटी। इसकी अभिकल्पना किसने की थी? तो राम सुतार ने इसको बनाया है। आप आर्किटेक्ट इसके कौन है? तो राम सुतार हैं, तो आप इसे याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। इसकी कुल ऊंचाई है 182 फीट, इंपॉर्टेंट है। और 31 आपका जो है अक्टूबर को इसका जो निर्माण है वह प्रारंभ हुआ था, तथा यह सरदार वल्लभ भाई पटेल की सबसे ऊंची प्रतिमा है। तो इसके बारे में आपको याद रखना है। स्टैचू ऑफ यूनिटी से मिलते जुलते कुछ और चीज़ें मैं आपको बता देता हूं जो आपके एग्जाम में डेफिनेटली पूछी जा सकती हैं। पहली तो एक हफ्ते पहले यानी कि 2-3 दिन पहले की न्यूज है, एक स्टैचू ऑफ क्या बनाया गया है? इक्वलिटी बनाया गया है, समानता। क्या बनाया गया है? स्टैचू ऑफ जो इक्वलिटी है, इसे आप याद कर लीजिएगा, स्टैचू ऑफ इक्वलिटी। यह किसका है? तो यह रामानुजाचार्य का है, एक प्रतिमा है, आप इसे याद कर लीजिएगा। इसको हाल ही में हैदराबाद में इसका इनॉग्रेशन किया गया है, इसका उद्घाटन किया गया है। किसके द्वारा? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। तो स्टैचू ऑफ इक्वलिटी, समानता की जो मूर्ति है, स्टैचू है, इसका जो उद्घाटन हाल ही में हैदराबाद में किया गया था, तथा यह जो प्रतिमा है किसकी है? तो रामानुजाचार्य जी की है, जिसका उद्घाटन हाल ही में प्रधानमंत्री जी ने किया। और इससे पहले एक और स्टैचू का अनावरण किया गया था, उसका क्या नाम था? तो उसका नाम था स्टैचू ऑफ पीस। तो स्टैचू ऑफ पीस का अनावरण कहाँ पे किया गया था? तो राजस्थान में किया गया था। तथा स्टैचू ऑफ पीस किसका है? तो स्टैचू ऑफ पीस जो है यह किससे संबंधित है? तो श्री विजय वल्लभ सुरेश्वर जी महाराज को समर्पित है आपका स्टैचू ऑफ पीस, जो राजस्थान में है। तो इन तीनों के बारे में आपको याद रखना है। स्टैचू ऑफ यूनिटी सरदार पटेल की प्रतिमा है, स्टैचू ऑफ इक्वलिटी किसकी प्रतिमा है? तो यह रामानुजाचार्य जी की प्रतिमा है, जो हैदराबाद में इसका हाल ही में अनावरण किया गया है। और एक आपका है स्टैचू ऑफ पीस, जिसका अनावरण किया गया था राजस्थान में, वह किसकी प्रतिमा है? तो श्री विजय वल्लभ सुरेश्वर जी महाराज की यह प्रतिमा है। तो इसके बारे में आपको याद रखना है। डेफिनेटली इन तीनों में से कोई एक तो आपके एग्जाम में पूछा ही जा सकता है, तो इसके बारे में आप याद रखिएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपके सामने है, संविधान के किस भाग में पंचायती राज व्यवस्था संबंधित प्रावधान दिए गए हैं? आपको बताना है। तो संविधान का वह कौन सा भाग है जिसमें पंचायती राज व्यवस्था संबंधित प्रावधान दिए गए हैं? तो पंचायती राज से संबंधित जो भाग है, जो पार्ट है, वह कौन सा है? आपको बताना है। तो आइए इसके बारे में बात कर लेते हैं। तो पार्ट 9 यानी कि हमारे भारतीय संविधान का जो भाग 9 है, यह पंचायतों से संबंधित है, तो आप इसे याद कर लीजिएगा। और बाकी के जो यहाँ पे तीन पार्ट दिए गए, इनके बारे में भाई देख लेते हैं। तो पार्ट 6 किससे संबंधित है? तो हमारे भारतीय संविधान का जो भाग 6 है, संबंधित है राज्य से, स्टेट गवर्नमेंट से संबंधित है। और भाग 3 किससे संबंधित है? तो हमारे संविधान का जो भाग 3 है, यह मूल अधिकार यानी कि फंडामेंटल राइट से संबंधित है। और भाग 4 क किससे संबंधित है? तो भाग 4 क आपका संबंधित है फंडामेंटल ड्यूटी यानी कि मूल कर्तव्यों से संबंधित है आपका भाग 4 क। तो आप इसे याद रखिएगा। वहीं हमने भाग 9 की बात की थी। भाग 9 आपका संबंधित है पंचायती राज से, लेकिन इसमें अमेंडमेंट के थ्रू 2 अन्य चीजें भी जोड़ी गई थी, भाग 9A और भाग 9B। तो उनका संबंध किससे है? तो अगर भाग 9A आपसे पूछ लिया होता तो भाग 9A का संबंध किससे हो जाएगा? तो वो नगर पालिकाओं से संबंधित है। और अगर भाग 9B आपसे पूछ लिया होता तो इसका संबंध किससे है? तो जो आपका भाग 9B है, इसका संबंध आपका हो जाएगा सहकारी समितियों से। तो इनके बारे में भी आपको याद रखना है। ये दोनों भाग 9A और भाग 9B, ये दोनों अमेंडमेंट के थ्रू आपके जोड़े गए थे, तो आप इसे याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, फायर अलार्म में निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है? महत्वपूर्ण प्रश्न, इसका जवाब आपको देना है। तो दिए गए इन 4 ऑप्शंस में से कौन सा ऑप्शन आपका सही है? तो ऑप्शन जो आपका ए है बिल्कुल सही हो जाएगा। फोटो सेल का उपयोग किया जाता है फायर अलार्म में, तो ऑप्शन आपका ए यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा, फोटो सेल। आप इसे याद कर लीजिएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है, और निम्नलिखित में से कौन भारत के प्रवाल भित्ति क्षेत्र में सम्मिलित नहीं है? आपको बताना है। तो इसमें से कौन सा प्रवाल भित्ति के क्षेत्र में नहीं आता है? तो इसमें से आपका जो सुंदरवन है, यह प्रवाल भित्ति के क्षेत्र में नहीं आता। यह जो है आपका जो हुगली नदी है और गंगा नदी है, उन्हीं के डेल्टा के द्वारा बनाया गया यह आपका रीजन है सुंदरवन, लेकिन यह प्रवाल भित्ति के क्षेत्र में नहीं आता है। बाकी आपके मन्नार की खाड़ी हो गई,
कच्छ की खाड़ी हो गई, लक्षद्वीप हो गए, ऐसे भी आपके प्रवाल भित्ति के क्षेत्र में शामिल है, लेकिन आपका जो सुंदरवन वाला एरिया है या प्रवाल भित्ति के क्षेत्र में सम्मिलित नहीं है। तो ऑप्शन आपका बी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा, सुंदरवन। अब विश्व में कच्चे तेल के उत्पादन की दृष्टि से शीर्ष 4 स्थानों में से कौन शामिल नहीं है, आपसे पूछा गया। यानी कि विश्व में जो शीर्ष के 4 कच्चे तेल उत्पादन के देश हैं उनमें कौन सा देश सम्मिलित नहीं, आपसे पूछा गया है। तो इसमें से आपका जो वेनेजुएला है वह सम्मिलित नहीं है। बाकी 3 अमेरिका, रूस और सऊदी अरब ये विश्व के कच्चे तेल के शीर्ष उत्पादक देश हैं। तो इनके बारे में आपको याद रखना है, अमेरिका, रूस, सऊदी अरब, इनके बारे में आप याद रखिएगा, लेकिन वेनेजुएला इसमें सम्मिलित नहीं है। अगला प्रश्न आपके सामने है, और राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का पदेन अध्यक्ष कौन होता है, आपसे पूछा जा रहा है। तो राष्ट्रीय आपदा प्राधिकरण का पदेन अध्यक्ष कौन होता है, भारत का प्रधानमंत्री। यानी कि ऑप्शन आपका ए यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। भारत का प्रधानमंत्री जो होता है वह राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का पदेन अध्यक्ष होता है। तो आप इसे याद रखिएगा। तथा आपका यह जो राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण है इसकी स्थापना 2005 में की गई थी। यह फॉर्म हुआ था 2005 में, और यह होम मिनिस्ट्री के अंतर्गत आता है, गृह मंत्रालय के अंतर्गत आता है। तो इसे भी आप याद रखिएगा। यह आता तो है आपका गृह मंत्रालय के अंतर्गत, लेकिन इसके पदेन अध्यक्ष होते हैं भारत के प्रधानमंत्री। तो इसके बारे में पूरी डिटेल मैंने लिखी हुई यहाँ पे देख रहे हैं। यह बना था 2005 में, और यह जो आपका है इसका हेडक्वार्टर आपको मिलेगा सफदरजंग इनक्लेव न्यू दिल्ली में, और इसके एग्जीक्यूटिव होते हैं कौन, तो आपके प्राइम मिनिस्टर। और यह किसके अंतर्गत आता है, तो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स यानी कि गृह मंत्रालय के अधीन आता है आपका यह। तो इसे आप याद कर लीजिएगा, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की बात यहाँ पे हो रही है। अगला प्रश्न आपके सामने है, आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का राष्ट्रीयकरण नेशनलाइजेशन कब हुआ था। तो आरबीआई के बारे में आपको 5 से 6 फैक्ट बताऊंगा जो आपको बिल्कुल दिमाग में बैठा लेने हैं, जो आपसे एग्जाम में डेफिनेटली पूछे जा सकते हैं। सबसे पहली चीज हम बात करेंगे, सबसे पहले इसकी स्थापना कब की गई थी। तो आरबीआई एक्ट था आपका 1934। आरबीआई एक्ट 1934 के तहत जो है आपका 1 अप्रैल 1935 को आरबीआई की स्थापना की गई। 1 अप्रैल 1935 को आरबीआई की स्थापना की गई, किसके तहत, तो आरबीआई एक्ट 1934 के तहत। तथा इसके लिए कौन सा आयोग बनाया गया था, तो हिल्टन आयोग। इसे भी आप याद रखिएगा, हिल्टन आयोग जो है आपका बनाया गया था। हिल्टन आयोग के द्वारा ही जो है, हिल्टन आयोग की सिफारिशों पर ही आपका आरबीआई की स्थापना की गई थी। तो हिल्टन आयोग का संबंध आपका आरबीआई की स्थापना से है, तो आप इसे याद कर लीजिएगा। इसके बाद आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था, तो आरबीआई का राष्ट्रीयकरण इसके बाद कर दिया गया था 1 जनवरी 1949 को। तथा जब आरबीआई का राष्ट्रीयकरण किया गया तो उस समय आरबीआई के गवर्नर कौन थे, तो सीडी देशमुख थे। कौन थे, तो सीडी देशमुख थे आरबीआई के गवर्नर जब इसका राष्ट्रीयकरण किया गया था 1 जनवरी 1949 को। और वर्तमान में कौन इसके गवर्नर हैं, तो वर्तमान में इसके गवर्नर हैं शक्तिकांत दास। कौन से क्रम के हैं, तो 25वें नंबर के गवर्नर हैं आपके शक्तिकांत दास। तो इसे भी आप याद रखिएगा। एक चीज भूल गई है, मैं आपको बता देता हूं, जब आरबीआई की स्थापना की गई थी 1 अप्रैल 1935 को, तो उस समय आरबीआई के पहले गवर्नर कौन बने थे, तो 1 अप्रैल 1935 को स्थापना के समय आरबीआई के पहले गवर्नर बनाए गए थे आपके सर ऑसबोर्न स्मिथ। तो इसके बारे में भी आपको याद रखना है, सर ऑसबोर्न स्मिथ जो हैं आरबीआई के पहले गवर्नर थे जब इसकी स्थापना की गई थी 1 अप्रैल 1935 को। तो ये सारे फैक्ट आपको याद रखने हैं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से रिलेटेड, जो आपके एग्जाम में डेफिनेटली पूछे जा सकते हैं। तो आप इसे याद रखिएगा। इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर क्या था, 1 जनवरी 1949। अगला प्रश्न आपके सामने है, दादा साहेब फाल्के पुरस्कार पहली बार देविका रानी को दिया गया था, किस वर्ष में दिया गया था, आपसे पूछा गया है। तो देविका रानी को किस वर्ष में दादा साहेब फाल्के पुरस्कार दिया गया था, तो वर्ष 1969 में। ऑप्शन आपका बी यहाँ पे बिल्कुल सही है। और लेटेस्ट का यानी कि हाल ही में जो आपका दादा साहेब फाल्के पुरस्कार है किसको दिया गया है, तो अभिनेता रजनीकांत को। तो इसे भी आप याद रखिएगा। पूना पैक्ट किस वर्ष हस्ताक्षरित किया गया था, आपसे पूछा गया है। तो पूना पैक्ट हस्ताक्षरित किया गया था 26 सितंबर 1932 को। कब, तो 26 सितंबर 1932 को महात्मा गांधी और BR अम्बेडकर के मध्य जो है पूना पैक्ट पर हस्ताक्षर किए गए थे 26 सितंबर 1932 को। तो ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है,
और हिंदी भाषा के लिए सर्वप्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? बहुत ही ज़्यादा यह महत्वपूर्ण प्रश्न आपका है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? हिंदी भाषा की यहाँ पे बात हो रही है। हिंदी भाषा के लिए सर्वप्रथम जो ज्ञानपीठ पुरस्कार था वो दिया गया तो सुमित्रा नंदन पंत को। उनकी रचना थी कौन सी? तो चिदम्बरा रचना के लिए जो है हिंदी भाषा के लिए जो है आपका ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था पहली बार किसको? तो सुमित्रा नंदन पंत को। तो ऑप्शन आपका ए बिल्कुल सही है। किस वर्ष में दिया गया था? तो वर्ष 1968 में दिया गया था। वहीं यहाँ पे केवल सर्वप्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार की बात होती तो यहाँ पे आपका आंसर दूसरा हो गया होता। अगर आपसे पूछ ले कि पहला जो ज्ञानपीठ पुरस्कार था वह किसको दिया गया था, तो पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार आपका दिया गया था जी शंकर कुरूप को, मलयालम भाषा के लिए। किसको? तो जी शंकर कुरूप। इसे भी आप याद रखिएगा, जी शंकर कुरूप को मलयालम भाषा में जो है आपका दिया गया था पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार। तो इसे भी आप याद रखिएगा। वहीं हिंदी भाषा के लिए जो पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार था वो दिया गया था किसको? तो सुमित्रा नंदन पंत को 1968 में। उनकी रचना चिदम्बरा के लिए। तो दोनों आपको याद रखना है, कुछ भी आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो अगर सिर्फ पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार पूछे किसको दिया गया था, तो पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था जी शंकर कुरूप को। वहीं अगर हिंदी भाषा इसमें लगा दे कि हिंदी भाषा के लिए सर्वप्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार किसको दिया गया था, तो आपका आंसर दूसरा हो जाएगा। आपका आंसर हो जाएगा सुमित्रा नंदन पंत को हिंदी भाषा के लिए पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था चिदम्बरा के लिए 1968 में। तो इसे आप याद रखिएगा। इनकी रचना भी आपसे पूछी जा सकती है चिदम्बरा रचना के लिए। अगला प्रश्न आपके सामने है। एक तरफ आपको स्रोत दिए गए हैं और एक तरफ आपको एसिड यानी कि अम्ल दिया गया है। इसको आपको सुमेलित करना है। बहुत ही ज्यादा यह महत्वपूर्ण प्रश्न आपका है। तो आइए इसको सुमेलित कर लेते हैं। सिरके में कौन सा अम्ल होता है? तो सिरके में आपका एसिटिक अम्ल होता है, एक आपका 1 हो जाएगा। इमली में कौन सा अम्ल होता है? तो इमली में आपका टार्टरिक अम्ल होता है, तो आपका बी का 3 हो जाएगा, बी का 3 हो जाएगा। उसके बाद टमाटर में कौन सा अम्ल होता है? तो टमाटर में आपका ऑक्जेलिक अम्ल होता है। कौन सा अम्ल होता है? तो ऑक्जेलिक अम्ल होता है आपका टमाटर में। आपका सी का 4 हो जाएगा। ऑक्जेलिक इस प्रकार से लिखा आता है आपका, ऑक्जेलिक अम्ल आपका होता है टमाटर में। और इसके बाद आपका जो संतरा है, संतरा में आपका कौन सा अम्ल होता है? तो संतरा में आपका हो जाएगा सिट्रिक अम्ल, यानी कि 2 हो जाएगा। यानी कि 1 3 4 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। आप इसे सुमेलित कर लीजिएगा। बहुत ही ज़्यादा यह महत्वपूर्ण प्रश्न आपका है। अगला प्रश्न आपके सामने है। द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स पुस्तक के लेखक आपसे पूछे गए हैं। तो इस पुस्तक को किसने लिखा है? द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स, इसके लेखक हैं अरुंधति रॉय। अरुंधति रॉय के द्वारा यह फेमस बुक लिखी गई जिसका नाम है द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स। ऑप्शन आपका बी यहाँ पे बिल्कुल सही है। भारत में नगर पालिका का सदस्य बनने के लिए आवश्यक न्यूनतम आयु कितनी रखी गई आपसे पूछा गया है। तो भारत में नगर पालिका का सदस्य बनने के लिए जो आवश्यक न्यूनतम आयु सीमा वो है 21 वर्ष है। यानी कि ऑप्शन आपका ए यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा, 21 वर्ष। अगला प्रश्न आपके सामने है। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन किस वर्ष आयोजित किया गया था आपसे पूछा जा रहा है। तो सेकेंड वाला जो आपका गोलमेज सम्मेलन था, जो आपका द्वितीय गोलमेज सम्मेलन था, यह हुआ था सितंबर 1931 में। कब स्टार्ट हुआ था आपका? सितंबर 1931 में, और चला था आपका दिसंबर 1931 तक। जैसे आप याद देखिएगा, ऑप्शन आपका बी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा, 1931। और यह एकमात्र गोलमेज सम्मेलन था जिसमें महात्मा गांधी ने हिस्सा लिया था। यानी कि सेकेंड गोलमेज सम्मेलन में ही सिर्फ महात्मा गांधी ने हिस्सा लिया था। तो इसे भी आप याद रखिएगा। तथा 3 आपके गोलमेज सम्मेलन हुए थे और तीनों गोलमेज सम्मेलन में किसने हिस्सा लिया था? तो बी आर अम्बेडकर ने तीनों गोलमेज सम्मेलन में हिस्सा लिया था, भाग लिया था। ये फैक्ट भी आपको याद रखना है। आपको बताना है कि वह कौन सी पंचवर्षीय योजना है जो जॉन डब्ल्यू मिलर मॉडल पर आधारित थी। तो आपकी जो 8वीं पंचवर्षीय योजना है आपकी जॉन डब्ल्यू मिलर मॉडल पर आधारित थी। तो ऑप्शन आपका डी यहाँ पे बिल्कुल सही है। यह 1992 से लेके 1997 तक चली थी आपकी 8वीं पंचवर्षीय योजना। तो इसके बारे में भी आपको याद रखना, 1992 से 97 के मध्य। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही है। लास्ट के 2 प्रश्न आपके सामने हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वारा किस दिन को पूर्ण स्वराज दिवस घोषित किया गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 26 जनवरी 1930 को। किसको? तो 26 जनवरी 1930 को जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने प्रथम स्वाधीनता दिवस घोषित किया था। तो ऑप्शन आपका ए यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा, 26 जनवरी 1930। आज के सेट का लास्ट प्रश्न आपके सामने है। जयप्रकाश नारायण को कौन सी उपाधि दी गई थी?
तो जयप्रकाश नारायण को उपाधि दी गई थी लोकनायक की, यानी कि ऑप्शन आपका बी यहाँ पे बिल्कुल सही है। लोकनायक की उपाधि दी गई थी जयप्रकाश नारायण को, तो ऑप्शन आपका बी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। बहुत ही ज़्यादा यह महत्वपूर्ण प्रश्न है, ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही है। तो दोस्तों इस तरह से हमारा जो सेट नंबर 4 है उसको हमने कंप्लीट कर लिया जीके जीएस और करंट अफेयर्स का। आई होप यह सीरीज आपको पसंद आ रही होगी। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।